हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं गौरव कुमार सिंह आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से हम लोगों ने इंडियन ज्योग्राफी के इंट्रोडक्शन पार्ट को पढ़ना स्टार्ट किया है और उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखते हैं। तो पिछले क्लास से आगे हम लोग आगे चलते हैं और इसमें हम लोग पढ़ेंगे पूर्वोत्तर भारत के राज्य। पूर्वोत्तर भारत के राज्य और इसी को 7 बहनों वाले राज्य भी कहा जाता है। ठीक है ना। तो पूर्वोत्तर भारत में नॉर्थ ईस्ट में जो स्टेट हैं वो टोटल उनकी संख्या 7 है और इन सातों को 7 बहनों वाले राज्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कौन कौन से स्टेट हैं इसमें। देखिए, तो ये जो हमारा पहला स्टेट है ये है अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद ये वाला जो पार्ट है ये है नागालैंड। इसके बाद ये वाला जो पार्ट है इसको मणिपुर बोलते हैं। ये वाला जो पार्ट है ये है आपका मिजोरम। ठीक है ना। ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं त्रिपुरा। ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं मेघालय और ये आपका है असम। ठीक है ना। पड़ोसी देश में देखेंगे इसमें तो ऊपर यहाँ पर है भूटान, ऊपर में देखेंगे तो यहाँ पर है चीन, यहाँ पर है म्यांमार और यहाँ पर आपका है बांग्लादेश। ठीक है ना। तो पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य हैं जिसमें 7 हैं और इनको इन सातों को जो है 7 बहनों वाले राज्य या 7 सिस्टर स्टेट्स कहा जाता है। और इसमें आपका शामिल है अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिज़ोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय है और ये असम है। और ये पूरा का पूरा जो पूर्वोत्तर भारत है ये भूटान से, चीन से, म्यांमार से और बांग्लादेश से घिरा हुआ। कितने देशों से? 1 2 3 4। और इस एरिया में अगर भारतीय स्टेट अगर हम देखेंगे कि भारत का कौन सा राज्य है तो यहाँ पर आपका है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल है। ठीक है ना। देखिए, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में सबसे ज़्यादा राज्यों की सीमा को संपर्क करने वाला राज्य कौन है? तो इसमें असम है। राज्य की सीमा को तो 1 2 3 4 5 6 राज्यों की सीमा को टच करता है। अब भारत के कितने राज्यों को टच करता है तो इसमें शामिल हो जाएगा कौन सा? पश्चिम बंगाल भी। ठीक है ना। अगर क्वेश्चन है कि पूर्वोत्तर भारत में असम कितने राज्यों की सीमा को टच करता है तो पूर्वोत्तर भारत में, तो पूर्वोत्तर भारत में है 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना। अब यही क्वेश्चन बात करेगा कि भारत के राज्यों में असम कितने राज्यों की सीमा को टच करता है, तब इसमें शामिल हो जाएगा कौन सा? पश्चिम बंगाल भी। और टोटल कितना हो जाएगा? 7। ठीक है ना। भूटान को देखेंगे तो भूटान जो है बांग्लादेश को टच करता है और ऊपर में असम जो है ऊपर भूटान को भी टच करता है और नीचे बांग्लादेश को भी टच करता है। तो पूर्वोत्तर भारत में 2 देशों को संपर्क करने वाला राज्य कौन सा हो गया? एक हो गया असम, भूटान को और बांग्लादेश को। और नीचे में कौन सा है? मिजोरम। मिजोरम जो है इधर बांग्लादेश है और इधर कौन सा है? म्यांमार, इसको भी टच करता है। ठीक है ना। तो पूर्वोत्तर भारत में मिजोरम और असम, मिजोरम और असम ये कितने देशों की सीमा को टच करते हैं? 2। इसके अलावा देखेंगे अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश इधर म्यांमार को टच करता है, इधर चीन को टच करता है और इधर भूटान को टच करता है। तो 3 देशों को टच करने वाला कौन सा हो गया? अरुणाचल प्रदेश। ये कितने देशों को कर रहा है? 3 देशों को कर रहा है। इसके अलावा जितने भी बचे हैं, जैसे बचा कौन सा? नागालैंड, उसके बाद मणिपुर, उसके बाद त्रिपुरा और उसके बाद ये मेघालय, ये केवल एक ही देश की सीमा को टच करते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, आइए
यहाँ देखते हैं हम लोग मेघालय को। भारत के राज्यों में जो मेघालय है, भारत के राज्यों में जो मेघालय है, केवल एक देश बांग्लादेश और एक राज्य असम की सीमा को टच करता है। भारत के जितने भी राज्य हैं उसमें से मेघालय इकलौता ऐसा राज्य है जो कि एक देश बांग्लादेश और एक राज्य असम की सीमा को टच करता है। ठीक है ना। यहाँ पर आए त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। इधर भी बांग्लादेश है, इधर भी बांग्लादेश है और इधर भी बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरे हुआ राज्य कौन सा है? त्रिपुरा। ठीक है ना। पहले सेक्शन में हम लोग इसको कर चुके हैं। अब देखिए असम। असम जो है इस एरिया में भी बांग्लादेश को टच करता है और इस एरिया में भी बांग्लादेश को टच करता है। ठीक है ना। तो बांग्लादेश से 2 अलग अलग स्थानों पर टच करने वाला राज्य कौन सा हो गया? असम। ठीक है ना। असम भारत के राज्यों में इकलौता ऐसा राज्य है जो कि बांग्लादेश को 2 अलग अलग जगहों पर टच करता है, क्योंकि बीच में आ जाता है कौन सा? मेघालय। ठीक है ना। ये आपका हो गया असम। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत है नहीं। चलिए, तो इस फिगर को एकदम बढ़िया से याद रखेंगे। ठीक है ना, क्योंकि यहीं पर ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। अगर पूरी स्टेट अगर हमको क्रम से अगर याद हो गया कि कौन सा स्टेट कहाँ पर है, तो यहाँ से जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो आसानी से हो जाते हैं। ठीक है, बस यहाँ पे देखना है कि म्यांमार को कौन कौन से राज्य संपर्क करते हैं। तो म्यांमार को अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है। ठीक है ना। चलिए, और देखिए कर्क रेखा वाला हम पढ़े थे हम लोग। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा। तो इसमें 2 राज्य कौन कौन से हैं? एक हो गया आपका त्रिपुरा और एक हो गया कौन सा? मिजोरम। तो पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में त्रिपुरा और मिजोरम 2 ऐसे राज्य हैं जहां से कर्क रेखा क्या होती है? गुजरती है। क्लियर है? चलिए आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं भारत के कंक्लूजन में ज़रा। तो भारत का सबसे पहले हम लोग लंबाई चौड़ाई देख लेते हैं। ठीक है ना। तो भारत की अगर लंबाई देखेंगे, भारत की लंबाई, तो इसकी टोटल लंबाई है 32-14 किलोमीटर। ठीक है ना। पूरब से पश्चिम तक इसकी अगर चौड़ाई देखेंगे, चौड़ाई देखेंगे तो ये है 29-33 किलोमीटर। ठीक है ना। तो भारत की उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई हो गया 32-14 किलोमीटर। भारत का पूरब से पश्चिम इसकी चौड़ाई कितनी होगी? 29-33 किलोमीटर। ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट कि भारत की अगर स्थलीय सीमा की लंबाई अगर देखेंगे, टोटल यहाँ से बांग्लादेश तक, यहाँ से पाकिस्तान से स्टार्ट होगा ये बाउंड्री, जो भारत की जो टोटल ये बाउंड्री है, अगर इसकी लंबाई देखेंगे तो स्थलीय सीमा की लंबाई, स्थलीय सीमा की लंबाई अगर हम देखेंगे तो टोटल हो गया आपका 15,200 किलोमीटर। ठीक है ना। तो भारत की टोटल स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। और भारत की जलीय सीमा की लंबाई, तो मुख्य भूमि की जलीय सीमा की लंबाई ये हो गया हमारा 6100 किलोमीटर। ठीक है। तो भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर और भारत के मुख्य भूमि की जलीय सीमा की लंबाई हो गया कितना? 6100 किलोमीटर। अगर इसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जैसे द्वीपों को भी अगर शामिल कर लिया जाए, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जैसे द्वीपों को शामिल कर लिया जाए, तो वैसे कंडीशन में भारत की कुल जलीय सीमा की जो लंबाई होगी कुल जलीय सीमा की लंबाई ये कितना हो जाएगा? 7516.5 किलोमीटर।
ठीक है। तो भारत की लंबाई 3214, भारत की चौड़ाई 2933, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200, मुख्य भूमि की जलीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर, और भारत की कुल जलीय सीमा की लंबाई कितना हो गया 7516.5। ये कैसा है, द्वीपों के साथ, ठीक है ना। इसका मतलब कि भारत का टोटल अगर स्थलीय और टोटल जलीय सीमा को जोड़ लिया जाए तो भारत की कुल सीमा की लंबाई कर लेंगे तो ये स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर, ठीक है ना। और इसमें जुड़ जाएगा कौन सा, ये 7516.5, इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और जो हमारा आंसर होगा वो भारत के टोटल सीमा की क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत की अवस्थिति, हालांकि इसको बता चुके हैं पहले, भारत की अवस्थिति कहाँ पर है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, ठीक है ना, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में। और कहाँ पे ये, दक्षिण एशिया में, ठीक है ना। और दक्षिण एशिया में कहाँ, हिंद महासागर के तट पर, ठीक है ना। तो ये भारत की क्या हो गई, अवस्थिति हो गई, ठीक है। आइए भारत की आकृति देख लेते हैं। भारत की टोटल अगर आकृति को अगर हम देखें तो ये कैसा है, इस तरह से है, ऐसे क्वाड्रिलेटरल ना, इसको बोलते हैं चतुष्कोणीय, क्वाड्रिलेटरल। तो ये कैसा है, चतुष्कोणीय। अगर हम देखेंगे कर्क रेखा के नीचे, कर्क रेखा के नीचे आकृति, कर्क रेखा के नीचे आकृति देखें तो कैसा है, त्रिभुजाकार, ट्रायंगुलर है, क्योंकि कर्क रेखा के नीचे भारत की आकृति इस तरह से है। और जो दक्षिण भारत है, दक्षिण जो भारत का जो शेप है वो तीन तरफ से वाटर बॉडी से क्या है, घिरा हुआ है। इसी वजह से कर्क रेखा के नीचे की जो आकृति है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय भारत, पेनिनसुला है। पेनिनसुला का मतलब प्रायद्वीप, पेनिनसुला प्रायद्वीप, इसका मतलब ये हुआ कि स्थल का वह भाग जो तीन तरफ से जल से क्या हो, घिरा हो, तो उसको बोलते हैं प्रायद्वीप। और दक्षिण भारत भी क्या है, एक प्रायद्वीप है, क्योंकि ये भी तीन तरफ से जल से क्या है, घिरा हुआ है। नीचे है इंडियन ओशियन, हिंद महासागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है पूरब में, और पश्चिम में कौन सा है, अरब सागर। तो भारत की कुल जो आकृति है वो चतुष्कोणीय है, क्वाड्रिलेटरल है। और कर्क रेखा के नीचे भारत की आकृति कैसा, त्रिभुजाकार है, और जो त्रिभुजाकार वाला पार्ट है इसको बोलते हैं क्या, प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है ना। प्रायद्वीप के बारे में इसमें देखेंगे आगे। तो ये हो गया हमारा आकृति। आइए इसके बाद देखते हैं हम लोग जनसंख्या के आधार पर अगर हम देखें तो विश्व में भारत का स्थान जो है चीन के बाद दूसरा है। तो विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या चीन में, और चीन के बाद किसका, भारत में। भारत का अगर हम देखें क्षेत्रफल, भारत का अगर क्षेत्रफल देखेंगे तो कितना है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। और ये कितना है, यह विश्व का 2.4% है। तो भारत में जो लैंड है वो विश्व का 2.4% है। और इसमें कितनी आबादी रहती है,
और इस क्षेत्र में विश्व की लगभग 17% आबादी रहती है ना। तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, ये विश्व का कितना परसेंट हो गया, 2.4% के लगभग है। और इस क्षेत्र में लगभग जो है विश्व की 17% आबादी रहती है। तो ये हो गया हमारा क्षेत्रफल के आधार पर भारत का। तो चीन जनसंख्या के आधार पर भारत का स्थान दूसरा, और क्षेत्रफल के आधार पर भारत का स्थान विश्व में कौन सा स्थान पे है, 7वां ना। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में भारत का स्थान कितने स्थान पर है, 7वां में। तो इससे पहले के देश में कौन कौन से होंगे, तो पहले नंबर पे है रूस, दूसरे पर है कनाडा, तीसरे पर है यूएसए, चौथे पर है चीन, पांचवें पर है ब्राज़ील, छठे पर है ऑस्ट्रेलिया, और सातवें पर हो गया कौन, भारत। तो पहला है रूस, उसके बाद है कनाडा, उसके बाद है यूएसए, उसके बाद है चीन, उसके बाद है ब्राज़ील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, और सातवें पर कौन सा हो गया, भारत। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो ब्राज़ील है ये क्षेत्रफल के मामले में भी 5वें स्थान पर है, ठीक है, और जनसंख्या के मामले पर भी 5वें स्थान पर है। तो जनसंख्या के मामले पर 5वें स्थान पर ब्राज़ील, और क्षेत्रफल के भी मामले में 5वें स्थान पर कौन, ब्राज़ील, ठीक है ना। जबकि भारत को देखेंगे तो 7वें स्थान पर, क्षेत्रफल के मामले में 7वें स्थान पर, और जनसंख्या के मामले में दूसरे स्थान पर, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट। तो देखिए एक वर्ड आया था कौन सा, प्रायद्वीप, पेनिनसुला, ठीक। प्रायद्वीप किसको बोलते हैं, प्रायद्वीप जो है स्थल का वह भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा हो। तो स्थल का वह भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा हो उसको बोलते हैं क्या, प्रायद्वीप, पेनिनसुला, ठीक है। तो आइए देखते हैं भारत के बारे में। ये जो आपका है इसको बोलते हैं दक्षिण भारत का प्रायद्वीप। नीचे में हिंद महासागर, ये है आपका बंगाल की खाड़ी, और ये कौन सा हो गया, अरब सागर। तो दक्षिण भारत का जो प्रायद्वीप है, एक तरफ से बंगाल खाड़ी, दूसरी तरफ से अरब सागर, और तीसरी तरफ से हिंद महासागर, तीनों से तरफ से क्या है, घिरा हुआ है। इसी वजह से इसको बोलते हैं दक्षिण भारत का प्रायद्वीप, ठीक है ना। और इस प्रायद्वीप की खासियत क्या है, यह जो है विश्व का सबसे लंबा प्रायद्वीप है। तो दक्षिण भारत का जो प्रायद्वीप है विश्व का सबसे लंबा प्रायद्वीप है, ठीक है ना। और ये वाला जो पार्ट देखिएगा, ये भी क्या है, प्रायद्वीप है। आपको बताए थे ऊपर में कौन सा है, कच्छ की खाड़ी है, इधर है अरब सागर है, और यहाँ पे कौन सा है, खंभात की खाड़ी है। तो गुजरात का ये लो जो पार्ट है, ये भी क्या है, 3 तरफ से जल से क्या है, घिरा हुआ है। ऊपर है कच्छ की खाड़ी, इधर है अरब सागर, और इधर है कौन सा, खंभात की खाड़ी। तो ये भी क्या हो गया, प्रायद्वीप हो गया। तो भारत में 2 प्रायद्वीप हो गए, एक हो गया दक्षिण भारत का प्रायद्वीप, और एक हो गया ये गुजरात वाला प्रायद्वीप। तो इसको क्या नाम से बोलते हैं हम लोग, काठियावाड़ा। ऐसी के एक और नाम है सौराष्ट्र प्रायद्वीप ना, और ये कहाँ पे है, गुजरात में।
तो भारत में दो प्रायद्वीप, एक हो गया दक्षिण भारत का प्रायद्वीप और एक हो गया कौन सा, काठियावाड़ या सौराष्ट्र प्रायद्वीप। ये किस में है, गुजरात में। ठीक है ना, तो ये क्लियर हो गया। अब देखिए एक चीज़ और, भारत के पश्चिमी भाग में हम देखेंगे, भारत के पश्चिमी भाग में तो यहाँ पर है अरब प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप है जिसमें आपका सऊदी अरब है, ओमान है, ठीक है ना, यूएई है, आपका कतर है। तो ये सारे देश है किसमें, अरब प्रायद्वीप पे। और अरब प्रायद्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप। ठीक है ना, भारत के किधर, पश्चिमी भाग में। भारत के अगर पूर्वी भाग में देखेंगे तो इस तरफ है आपका हिंद चीन, हिंद चीन, और एक कौन सा है, मलय प्रायद्वीप। हिंद चीन और मलय प्रायद्वीप। तो हिंद चीन में आप देखिएगा इसमें कंबोडिया है, वियतनाम है, ये सारे देश है किसमें, हिंद चीन वाले में। मलय प्रायद्वीप में आएंगे तो इसमें आप मलेशिया है, ठीक है ना, मलेशिया वगैरह देश किसमें है, मलय प्रायद्वीप में। तो भारत के पूर्वी पश्चिमी भाग में अरब प्रायद्वीप जो कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, और भारत के पूर्वी भाग में हिंद चीन और मलय प्रायद्वीप। और भारत का दक्षिण भारत का प्रायद्वीप भी खुद अपने आप में क्या है, प्रायद्वीप है। और भारत में दूसरा जो प्रायद्वीप हो गया कौन सा, वो सौराष्ट्र, या इसी को बोलते हैं क्या, काठियावाड़। ये हो गया प्रायद्वीप। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। एक आप लोग नाम सुने होंगे, जुड़वा शहर, और एक सुने होंगे उपग्रह नगर। जुड़वा ट्विन टाउन, और इसको बोलते हैं सैटेलाइट टाउन, उपग्रह नगर। तो सैटेलाइट टाउन किसको बोलते हैं, ट्विन टाउन किसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखिए जुड़वा शहर किसको बोलते हैं, जुड़वा शहर में आप नाम सुने होंगे, जैसे आपका है हैदराबाद, सिकंदराबाद, है ना, एक है आपका एर्नाकुलम, कोचीन, ठीक है ना, एक है आपका वाराणसी, मुगलसराय, ठीक है ना। तो हैदराबाद, सिकंदराबाद, एर्नाकुलम, कोचीन, वाराणसी, मुगलसराय, ये सब कैसे शहर हैं, जुड़वा शहर। तो ट्विंस टाउन, तो ट्विन टाउन बोलते किसको हैं, जुड़वा शहर बोलते किसको हैं। तो जुड़वा शहर जब दो शहर एक दूसरे के नज़दीक नज़दीक हों, दोनों का विकास का जो आधार है वो अलग अलग हो, और दोनों इक्वल तरीके से डेवलप होते जा रहे हों, तो वैसे शहर को बोलते हैं क्या, जुड़वा शहर। तो क्या है जुड़वा शहर, जब दो शहर नज़दीक नज़दीक हों, दोनों के विकास का जो आधार है, बेस है, वो क्या हो, अलग अलग हो, और दोनों इक्वल तरीके से क्या हो रहे हो, डेवलप होते जा रहे हों, तो वैसे शहर को बोलते हैं क्या, जुड़वा शहर, ट्विन टाउन। तो इसमें आपका कौन सा है, हैदराबाद, सिकंदराबाद, एर्नाकुलम, कोचीन, वाराणसी, मुगलसराय, ये सब कैसे हैं, जुड़वा शहर। ठीक है, आइए देखते हैं उपग्रह शहर किसको बोलते हैं, उपग्रह नगर, सैटेलाइट टाउन। तो सैटेलाइट टाउन किसको बोलते हैं, तो देखिए जैसे सपोज कीजिए कि ये दिल्ली है, ठीक है ना, दिल्ली के बगल में ही आपका शहर है गाजियाबाद, ठीक है ना, यहीं पर आपका है गुरुग्राम, यहीं पर आपका है नोएडा, यहीं पर आपका है ग्रेटर नोएडा, ठीक है ना। तो जब बड़े नगर के पास छोटे छोटे नगर होते हैं, जब बड़े नगर के पास छोटे छोटे नगर होते हैं, और इन छोटे नगरों का विकास बड़े नगर पर ही निर्भर करता है, बड़े नगर के पास छोटे छोटे नगर होते हैं और इन छोटे नगरों का विकास बड़े नगर पर निर्भर करता है, तो वैसे छोटे छोटे नगरों को बड़े नगरों का सैटेलाइट टाउन कहा जाता है, उपग्रह नगर कहा जाता है। ठीक है ना।
क्योंकि दिल्ली जितना ज़्यादा डेवलप होगा उतना ही ज़्यादा डेवलप गुरुग्राम भी होगा, नोएडा भी होगा, ग्रेटर नोएडा भी होगा, गाज़ियाबाद होगा, फरीदाबाद होगा। ये सारे शहर कहाँ पे हैं? दिल्ली के पास हैं। और दिल्ली के डेवलपमेंट से ही इन जगहों का भी डेवलपमेंट क्या होगा? निर्भर करेगा। तो वैसे छोटे शहरों को बड़े शहरों का उपग्रह नगर, सैटेलाइट टाउन कहा जाता है। जैसे हम देखेंगे गुरुग्राम, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाज़ियाबाद, ये सब किसके हैं? दिल्ली के सैटेलाइट टाउन हैं, उपग्रह नगर हैं। ठीक है ना? तो इसको बोलते हैं क्या? उपग्रह नगर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आइए देखते हैं हम लोग भारत की समुद्री सीमा। ठीक है ना? भारत की समुद्री सीमा या किसी भी देश की समुद्री सीमा कहाँ तक होती है? बॉर्डर वाले जो इंटरनेशनल जो बॉर्डर लाइन है वहाँ तो क्लियर हो गया कि भाई इधर पाकिस्तान है और इधर भारत है। लेकिन अगर कोई देश वाटर बॉडी में भी है तो वाटर बॉडी में कहाँ तक उसका बाउंड्री होगा, कहाँ तक उस देश का अधिकार होगा, इसको हम लोग अभी देखेंगे। ये आपका समुद्री सीमा के अंतर्गत। ठीक है ना? तो ये भारत का ही नहीं बल्कि किसी भी देश के मामले में हम लोग समझ सकते हैं जो कि कोस्टल एरिया में है। ठीक है ना? तो आइए हम लोग जैसे देखते हैं भारत का। तो सपोज कीजिए कि ये लैंड है, कोस्ट है, स्थल है ये, और ये वाला जो पार्ट है वो कौन सा है? सागर। ये पूरा वाटर बॉडी है और ये कोस्ट है। तो जो कोस्ट का जो निकला हुआ पार्ट है इससे काल्पनिक रेखा मिलाई जाती है जिसको बोलते हैं आधार रेखा, बेस लाइन। और ये कितना होता है? 0 नॉटिकल माइल। 0 नॉटिकल माइल और 1 नॉटिकल माइल बराबर होता है 1.8 किलोमीटर। ठीक है ना? इसको ध्यान रखिएगा ना, 1 नॉटिकल माइल बराबर होता है 1.8 किलोमीटर। तो ये जो आधार रेखा है, जो काल्पनिक रेखा जो तट के निकले हुए पार्ट को मिलाते हुए आके मिल रही है, इसको बोलते हैं आधार रेखा। और इस आधार रेखा और तट के बीच में जो वाटर बॉडी है, पानी है, इसको बोलते हैं आंतरिक जल, इंटरनल वाटर। तो आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील, 12 नॉटिकल मील का जो भाग होता है उसको बोलते हैं क्षेत्रीय सागर, टेरिटोरियल सी। ठीक है ना? 12 नॉटिकल मील से लेकर 24 नॉटिकल मील जो होता है यहाँ तक के वाटर बॉडी है, इसको जो बोलते हैं हम लोग संलग्न क्षेत्र, कंटिन्यूअस जोन। ठीक है ना? और 24 नॉटिकल मील से लेकर जो है 200 नॉटिकल मील तक की जो दूरी है, 200 नॉटिकल मील तक की जो दूरी है इसको बोलते हैं EEZ। EEZ अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ। और इसके बाद का जो वाटर बॉडी है इसको बोलते हैं उच्च सागर, हाई सी। तो किसी भी देश का जो तटीय भाग होता है और तटीय भाग में जो आधार रेखा है, ठीक है ना, 0 नॉटिकल मील, जो कि तट के निकले हुए भाग को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है वो आधार रेखा। तो आधार रेखा से लेकर 200 नॉटिकल मील तक की जो दूरी होती है वाटर बॉडी में, उस वहाँ तक का जो भाग होगा वो किसी भी देश का समुद्री सीमा होता है। और 200 नॉटिकल मील तक के भाग का जो समुद्री भाग है उस पर सभी देश, विश्व के सभी देशों का समान अधिकार होता है। ठीक है ना? तो सपोज कीजिए कि जैसे ये भारत है,
तो भारत के तट के आधार जो निकला हुआ पार्ट है उसको आधार रेखा बोलेंगे, मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को। उस आधार रेखा से लेकर 200 नॉटिकल मील तक का जो पूरा का पूरा जो वाटर बॉडी है, ये पूरा का पूरा भारत का क्या है, समुद्री सीमा है, ठीक है ना। और इस सीमा में अगर कोई भी जहाज जब प्रवेश करेगा तो उस देश से या भारत से उसको क्या करना पड़ेगा, अनुमति लेना ही होगा। बिना अनुमति के अंदर वह प्रवेश नहीं कर सकता, ठीक है ना, नहीं तो फिर उसके अवैध प्रवेश माना जाएगा और फिर जो भारत सरकार है उसके खिलाफ क्या कर सकती है, कार्रवाई कर सकती है। अब देखिए जो EEZ वाला जो पार्ट है, ये EEZ वाला पार्ट है, इस पार्ट में वैज्ञानिक अनुसंधान और नए द्वीपों का निर्माण, वैज्ञानिक अनुसंधान और नए द्वीपों के निर्माण का अधिकार प्राप्त होता है उस देश को। अगर भारत के कंटेंट में देख रहे हैं तो भारत को अनन्य आर्थिक क्षेत्र में, मतलब कि 24 से 200 नॉटिकल मील तक का जो दूरी है, इस क्षेत्र में भारत सरकार को वैज्ञानिक अनुसंधान का भी अधिकार है और नए द्वीपों का निर्माण का भी अधिकार है, ठीक है ना। ये जो संलग्न क्षेत्र है, कंटिन्यूअस जो जोन है, इस जोन में भारत सरकार को जो है सीमा शुल्क वसूल करने का अधिकार है और इसको साफ सफाई का भी अधिकार है, ठीक है ना। तो संलग्न क्षेत्र में भारत सरकार को सीमा शुल्क वसूल करने का भी अधिकार होगा, साथ ही साथ जो है भारत को इस एरिया में साफ सफाई का भी अधिकार प्राप्त होगा। तो क्या हमने देखा कि स्थल का वह पार्ट जो बाहर की तरफ निकला होता है कोस्ट की तरफ, उसको मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है उसको बोलते हैं आधार रेखा, ठीक है ना, बेस लाइन। और इस बेस लाइन को माना गया कितना, 0 नॉटिकल मील। इस बेस लाइन और तट के बीच का जो वाटर बॉडी है इसको बोलते हैं क्या, आंतरिक जल, इंटरनल वाटर। आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक की जो सागर में जो दूरी है उसको बोलते हैं क्षेत्रीय सागर, टेरिटोरियल सी। और 12 नॉटिकल मील से लेकर 24 नॉटिकल मील तक का जो भाग होता है उसको बोलते हैं संलग्न क्षेत्र, कंटिन्यूअस जोन। और इस क्षेत्र में भारत सरकार को सीमा शुल्क वसूल करने का भी अधिकार है, साथ ही साथ साफ सफाई करने का भी अधिकार है, ठीक है ना। 24 नॉटिकल मील से लेकर 200 नॉटिकल मील तक का जो पार्ट है उसको बोलते हैं क्या, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ। और इस क्षेत्र में भारत सरकार को वैज्ञानिक अनुसंधान करने का भी अधिकार है, साथ ही साथ नए द्वीपों के निर्माण का भी अधिकार प्राप्त है। और 200 नॉटिकल मील तक के बाद का जो भाग है उसको बोलते हैं उच्च सागर, हाई सी। और इस पूरे भाग पर विश्व के सभी देशों का क्या होगा, अधिकार होगा। लेकिन भारत की जो सीमा होगी वो कोस्ट लाइन से लेकर कहाँ तक, 200 नॉटिकल मील तक होगा। और यही जो कंडीशन होगा वो सारे देशों के साथ क्या होगा, लागू होगा, ठीक है ना। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, 1 नॉटिकल मील बराबर कितना होता है, 1.8 किलोमीटर। तो आप इसको किलोमीटर में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आइए एक चीज़ बताते हैं आपको। देखिए जैसे ये भारत का कोस्ट है, तो भारत के कोस्ट में अगर हम देखेंगे तो ये पूरा का पूरा जो पार्ट आ रहा है ये 200 नॉटिकल मील तक के बीच में आ रहा है, ठीक है ना। और इधर है पाकिस्तान, नीचे यहाँ पर है श्रीलंका। तो श्रीलंका का भी अपना 200 नॉटिकल मील का जो पार्ट होगा ये इसका क्या होगा, समुद्री सीमा होगा। तब यहाँ पे क्या होता है कि भारत सरकार और श्रीलंका दोनों ने मिलकर आपस में ये तय किया है कि हम लोग की समुद्री सीमा क्या होगी, ठीक है ना ये। और ध्यान रखिएगा काल्पनिक लाइन है ये ना, तो इन दोनों ने तय कर लिया कि हम दोनों के बीच का जो पार्ट होगा वो क्या होगा, समुद्री लाइन होगा। अब इस एरिया में श्रीलंका के जो कोस्टल गार्ड होते हैं और यहाँ पे भारत के भी कोस्टल गार्ड हैं, दोनों देखते हैं कि एक दूसरे के सीमा का अतिक्रमण ना हो, ठीक है ना। कोई मछुआरा क्या होता है कि श्रीलंका का मछुआरा होता है वो मछली मारते मारते भारत की सीमा में प्रवेश कर जाता है, या भारत का मछुआरा जो मछली मारते मारते श्रीलंका में, तो दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं, जांच करने के बाद उसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे कोस्टल गार्ड होते हैं। यही सेम कंडीशन कहाँ पर है, पाकिस्तान वाले पार्ट में भी है। पाकिस्तान का भी यहाँ पे जो तट है ये अरब सागर को टच करता है, तो इसका भी अपना क्या होगा, समुद्री सीमा होगा। और भारत का भी समुद्री सीमा होगा। और यहाँ पर हमेशा तनाव की स्थिति बनी रहती है, क्योंकि यहाँ पर भी दोनों के द्वारा मिलकर एक जो बीच की लाइन बनाई गई है।
और यहाँ दोनों के कोस्टल गार्ड होते हैं और दोनों के कोस्टल गार्ड इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि कोई भी मछुआरा पाकिस्तान में ना चल जाए, पाकिस्तान का कोई भारत के एरिया में ना आ जाए। तो यहाँ पर कोस्टल गार्ड होते हैं और इस सीमा की क्या करते हैं हम लोग, हमारी सेना सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा समुद्री सीमा। तो किसी भी देश का, पाकिस्तान का हो या सऊदी अरब का हो, चाहे उधर चाइना का हो, चाहे कि मलेशिया का हो, सबका जो समुद्री सीमा होगा वो 200 नॉटिकल मील तक का ही होगा। ठीक है ना। तो आज का क्लास यहीं तक है। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और इसको सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।